आपका रेस्टोरेंट, कैफे, क्लाउड किचन, बेकरी, डाइन इन का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आप इन 3 मैट्रिक्स को ध्यान से ना समझ लें और इन तीनों मैट्रिक्स को इंप्रूव करके अपने बिजनेस प्रॉफिट के जर्नी पे ना ले जाएं। क्या है ये 3 मैट्रिक्स, आइए आज इस पे डिटेल में बात करते हैं। हाय, मेरा नाम है आदर्श मंगराज, आप देख रहे हैं शेशियट किचन कंसल्टिंग। हम बात करते हैं रेस्टोरेंट इनसाइट्स, क्लाउड किचन बिजनेस को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबली रन करने के बारे में। तो पहली मैट्रिक है आपका बिजनेस जो खाने का है, फूड इंडस्ट्री में आपका खाना बनता है, यानी इसको हम फूड कॉस्ट बोलते हैं और कॉग्स भी बोलते हैं। फूड कॉस्ट परसेंटेज और कॉग्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला तो फूड कॉस्ट जो परसेंटेज होता है, इसमें सिर्फ आपके रॉ इंग्रेडिएंट्स, यानी रॉ इंग्रेडिएंट्स से प्लेट तक आने में, खाने में जो कुछ भी लगता है, जितना भी सॉल्ट, शुगर, ऑयल, वाटर, जिस भी तरह का एलिमेंट लगा उसमें, जो जो इंग्रेडिएंट ऐड हुए, उनका कॉस्ट मिला करके बनता है आपका फूड कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस से, यानी फूड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 से आता है आपका फूड कॉस्ट परसेंटेज। लेकिन अब इसी खाने को जब आप पैक करते हो, अगर आप एक डिस्पोजल प्लेट में देते हो तो उस प्लेट का कॉस्ट, कटलेरी का कॉस्ट, टिश्यू पेपर का कॉस्ट, एक्स्ट्रा केचप जा रहा है, बर्गर बॉक्स जा रही है, पिज्जा बॉक्स जा रही है, बिरयानी का बॉक्स जा रहा है, इन सब का कॉस्ट मिला के पैकेजिंग का वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉग्स, COGS भी बोलते हैं इसको इंडस्ट्री टर्म में। फूड कॉस्ट में फूड कॉस्ट आती है इंग्रेडिएंट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपकी पैकेजिंग कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। फूड कॉस्ट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, वन ऑफ द मैट्रिक्स है। इसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपकी बैलेंस शीट पे क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगी आपका प्रॉफिट मार्जिन। आपके बैलेंस शीट में जो 3-4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ओपेक्स के, विच इज आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, आपकी जो टोटल फूड कॉस्ट जाती है, जो पैकेजिंग कॉस्ट जाता है, जो मार्केटिंग कॉस्ट जाती है, एग्रीगेटर्स का कमीशन जाता है, आपकी ओवरऑल मिसलेनियस एक्सपेंस जाते हैं यूटिलिटीज पे, इन सब के कॉस्ट में एक की फैक्टर है आपका फूड कॉस्ट, क्योंकि आपका खाना ही आपका हीरो है। ये पूरा बिजनेस आपका टिका हुआ है फूड कॉस्ट के ऊपर। फूड कॉस्ट परसेंटेज को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, कई ओनर्स अच्छे क्वालिटी देने में फूड कॉस्ट की परसेंटेज को ट्रैक करना भूल जाते हैं। आप अच्छा क्वालिटी और अच्छे इंग्रेडिएंट्स अपने कस्टमर्स को हमेशा सर्व कीजिए, लेकिन एक ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप खाना सस्ता तो नहीं बेच रहे हैं, कहीं आप खाने को गलती से बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण सेल लो हो रही है। इन दोनों ही फैक्टर्स में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन हो रही है। अगर आप बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हैं तो प्रॉफिट तो आ रही है, लेकिन कस्टमर्स रिपीट कम हो रहे हैं, नए कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप सस्ता बेच रहे हैं तो आपके पास कस्टमर्स तो बहुत आ रहे हैं, वॉल्यूम आ रही है, लेकिन आपका मार्जिन खुद नहीं सेव हो रहा है। हो सकता है आप हर एक प्रोडक्ट पे -1%, 2% लॉस में हो, जो अभी आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा तो हमेशा रोटेशन में है। तो अपने फूड कॉस्ट परसेंटेज को हमेशा ट्रैक में रखें। मैं ऐसे कई क्लाइंट्स को जानता हूं जिनके पास बहुत अच्छी सेल आ रही है और उनका फूड कॉस्ट परसेंटेज 45-50% तक चला जाता है। उनको पता लगता है 2-3 महीने बाद। आपको डे 1 से अपना ट्रैक रखना है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक बताने वाला हूँ फूड कॉस्ट को ट्रैक में रखने का। अगर लेट्स से कि आप इन्वेंटरी नहीं कर सकते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, आप फूड कॉस्ट को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको क्या करना है, मंथ एंड पे जितने भी बिल्स आपने एक्यूमुलेट किए, जितने भी बिल्स आपके आए हैं, लेट्स से अभी हमारा पीछे जनवरी मंथ गया, तो जनवरी के टोटल बिल्स फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ जनवरी आपको लेना है, उसको सम टोटल कर लेना है। इसमें आपको सिर्फ 2 फैक्टर ध्यान रखना है। मंथ के स्टार्टिंग में हमेशा आपको एक टेंटेटिव वैल्यू निकाल लेनी है, शेल्फ वैल्यू निकालनी, मतलब कि जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट आपके पास हैं उनका एक कॉस्ट निकाल लीजिए मंथ के स्टार्टिंग पे, यानी एवरी 1st ऑफ एवरी मंथ। तो 1st ऑफ एवरी मंथ पे आपको पता है कि आपके शेल्फ पे लेट्स से 2 पैकेट सॉल्ट रखी है, उसका कॉस्ट 50-55 रुपीज, 60 रुपीज जो भी। उसके ऑयल के एक कंटेनर रखी है 15 लीटर्स की, उसका एक कॉस्ट होगा X। उसी तरह से चावल की एक लेट्स से आपके पास बोरी रखी है, 25 kg का सैक रखा है, उसका कॉस्ट हो गया Y। तो ये X + Y + Z ऐसे करके टोटल आपने कॉस्ट निकाल लिया ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। अब आपका मंथ 1st to 30th में जो भी एक्सपेंस हुआ, लेट्स से कि 1 लाख का परचेज करते हो, तो X कॉस्ट जो था इनिशियली प्लस 1 लाख रुपीज, और लास्ट में जो आपके पास अगले मंथ के 1st को बचा जो भी वैल्यू, उससे आपको माइनस कर देना है। तो लेट्स से कि मंथ एंड पे आपके पास 50,000 रुपीज का स्टॉक बचा, 1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया था और आपके पास पहले से 10,000 था, यानी 1,10,000 रुपए का स्टॉक था, लास्ट में आपके पास 50,000 बचा। तो अब इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 60,000 रुपीज। तो ये 60,000 रुपीज आपका कंजम्पशन हो गया। अब आपको पता है कि आपका जो फूड कॉस्ट लगा है वो है 60,000 रुपीज का। इसमें ऑब्वियसली पैकेजिंग भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं, यानी कॉग्स है
ये सिर्फ फूड कॉस्ट नहीं है, ये कॉग्स है। मैं बहुत ब्रॉडर लेवल पे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला हैक बता रहा हूँ। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन चला रहे हो, या आपके मल्टीपल आउटलेट्स हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का, इन्वेंट्री करने का, आपने मैनेजर्स डिप्लॉय नहीं करे हैं, वैसे केसेस में ये हैक्स बहुत काम आते हैं। अब 60,000 का आपको कंजम्पशन आ गया, आपको पता है कि आपकी सेल कितनी हुई है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने 2.5 लाख की सेल करी है, तो 2.5 लाख की सेल है, 60,000 का कंजम्पशन है। अब आपको सब डिवाइड करना है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। 60,000 को 2.5 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, यानी ये आपका आ गया फूड कॉस्ट का परसेंटेज, यानी 24% आपका कॉग्स हो गया, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको कोशिश करना है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शुड स्टे विद इन 30%। मेरे केस में अभी 24% आ रहा है क्योंकि मैंने रफ एस्टिमेट लिया है 60,000 और 2.5 लाख की सेल। आपके केस में ऑब्वियसली ये थोड़ा हायर आएगा, लेकिन आपको कोशिश करना है ये 28%, 30% इसी रेंज में रहे, इससे नीचे रहे। जितना 30% से नीचे रहेगा उतना बेटर है। 20% से नीचे भी जाना मुश्किल है, लेकिन 25 to 30 के रेंज एक हेल्दी नंबर माना जाता है फूड इंडस्ट्री में, उसमें आप रहने की कोशिश करो। दूसरे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे आते हैं। अब खाना बन गया, हमें अपना कॉस्ट पता लग गया। दूसरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपका आता है आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कैक भी बोलते हैं इसको इंडस्ट्री टर्म में। अब कैक लेट्स से कि आपने 10,000 रुपए की मार्केटिंग रन करी जनवरी मंथ में, और उससे आपके पेज पे लैंड होते हैं 1000 कस्टमर्स। उस 1000 में से आपके जो कन्वर्ट होते हैं कस्टमर्स वो है लेट्स से 100 कस्टमर्स। तो 10,000 की मार्केटिंग चला के मेरे पास 100 कस्टमर्स आए, तो मैंने एक कस्टमर को लाने के लिए कितना पैसा खर्च किया? मैंने खर्च किया 100 रुपए। तो ये हो गई मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब ये 100 रुपीज जो है ये मेरी इनऑर्गेनिक कॉस्ट। जाहिर सी बात है इस कस्टमर्स जो 100 आए हैं बेस स्टार्टिंग में, इनसे मेरे रिपीट होंगे, वर्ड ऑफ माउथ होगा, ये रिपीट कस्टमर बनेंगे। मतलब इन्होंने आज ऑर्डर किया है तो कल भी करेंगे, हो सकता है एक हफ्ते में, हो सकता है 3 बार ही ऑर्डर करें। अगर अच्छा खाना, अच्छी ब्रांडिंग, अच्छा आपकी सर्विस एक्सपीरियंस लगे तो। आपको ध्यान रखना है कि ये सारा जो इकोसिस्टम आप बिल्ड कर रहे हो, मतलब एक कस्टमर को लाए, उसके बाद उनको अच्छी एक्सपीरियंस दिया, उनको कंपेल करा, मतलब कंपेल एज एन इतनी आउटस्टैंडिंग सर्विस दी कि कस्टमर खुद ही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट ऑर्डर के लिए उनको एक डिस्काउंट कूपन कोड दे दिया, उनको कुछ इंसेंटिव दे दिए कि नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको ये फ्री मिल रही है, या नेक्स्ट अगर आप एक हफ्ते के अंदर वापस से डाइन इन करते हो हमारे पास तो एक्स्ट्रा 100 रुपीज का ऑफ है, एक्स्ट्रा 200 रुपीज का ऑफ है। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेटेजीज जो आप बना सकते हो ताकि कस्टमर आपका वापस आपके पास आए। तो इवेंचुअली आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होगी, इनिशियली ज्यादा आएगी। जैसा मैंने बोला 10,000 रुपए में अगर आपके 100 कस्टमर आ रहे हैं तो 100 रुपीज पर कस्टमर का आपका एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है। और इवेंचुअली वो धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती जाएगी, जैसे जैसे वो कस्टमर रिपीट होता जाएगा तो उनसे नए कस्टमर आने लगेंगे। तो आप देखोगे कि इनिशियली 100 कस्टमर लाने में तो आपने पर कस्टमर 100 रुपीज खर्च किया, लेकिन उनसे जब 2 कस्टमर और आ गए तो टोटल 3 कस्टमर पे आपने 100 रुपीज खर्च किया, यानी एक की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में भी थर्ड मंथ में आपकी 33.3 रुपीज हो गई। तो इनिशियली ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस में रहोगे, मार्केटिंग कंटिन्यू करोगे, अच्छी सर्विस दोगे तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। जितना ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपका कम होगा उतनी आपके बैलेंस शीट के नंबर्स हेल्दी होंगे और बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। इस मैट्रिक्स को ट्रैक जरूर करें, अच्छे से देखें और कोशिश करें कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ज्यादा हो, लोग रेफर कर रहे हो। रेफरल पे भी आप इंसेंटिव लगा सकते हो, रिटेंशन पे इंसेंटिव लगा सकते हो, कस्टमर को रिपीट बुलाने के लिए उनको एक्स्ट्रा कुछ दे सकते हो, फ्री भी दे सकते हो। इस पे जरूर काम करें और इसको कई लोग मिस आउट कर देते हैं, आप मिस आउट मत कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब आपने खाना बना लिया, उसका कॉस्ट निकाल लिया, आपको पता है आपको एक कस्टमर लाने में कितना कॉस्ट लगता है। अब आता है एक कस्टमर आपके पास आया तो उसने कितना खर्च किया, विच इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसको लोग एवरेज टिकट साइज भी बोलते हैं, टिकट साइज बोलते हैं, टेबल टिकट बोलते हैं, इंडस्ट्री में इसके कई सारे नाम हैं। बट द पॉइंट इज कि ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज एक कस्टमर आपके पास आकर के कितने का मिनिमम बिल स्पेंड बनाते हैं। लेट्स से एक कॉलेज के स्टूडेंट आया, एक सिंगल स्टूडेंट आया, उसने आपसे सिर्फ एक बर्गर लिया और 50 रुपए का टिकट बना करके वो खा करके खुश होकर चला गया। दूसरी एक कपल आई, उन्होंने 250 रुपीज का बिल बनाया। एक फैमिली आई, अपने बच्चों के साथ डाइन इन करा, उन्होंने 750 रुपीज का बिल बनाया। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन 3 कस्टमर का आपको ब्रॉडर लेवल पे देखना है और कोशिश करनी है कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। वो है 750 प्लस 250 यानी 1000 रुपीज, और प्लस 50 रुपीज जो कॉलेज स्टूडेंट से आया था वो हो गया 1050 रुपीज। अब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे यानी 350 रुपीज आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गया। अब इसको बढ़ाने के भी तरीके हैं। अब एग्जांपल, जो कॉलेज स्टूडेंट आया, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, उसने 50 रुपए का बर्गर लिया, आप उसको उसी वक्त एक मील रिकमेंड कर सकते हो 99 रुपीज का, जिसमें आप फ्राइज और ड्रिंक फ्री दे रहे हो, कोल्ड कॉफी और ड्रिंक फ्री दे रहे हो 99 रुपीज में। वो खाने तो आया था एक 50 रुपीज का छोटा सा बर्गर। ये आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स बहुत करता है, KFC बहुत करते हैं, डोमिनोज और पिज्जा हट में ये स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे से यूज होते हैं। ये एक बहुत फेमस लाइन है, वुड यू लाइक टू ऐड
फ्राइज एंड कोक विथ योर ऑर्डर विथ योर बर्गर। इसका मतलब है कि आप गए थे मैकालू टिक्की लेने, सबसे छोटा एंट्री पॉइंट बर्गर, लेकिन उसके साथ में आपने 99 की मील बना ली। छोटा सा बर्गर था, अब पूरा पैकेज आपका 99 का हो गया, टिकट साइज डबल हो गई। इसी तरीके से जो कस्टमर आपका सिर्फ बर्गर लेने आए आप उसको मील दो। अगर आप नॉर्थ इंडियन क्विजीन में हो तो कोई बिरयानी लेने आए, आप साथ में उसके छाछ, रायता, लस्सी, सलाद, कोक, कुछ भी किसी भी तरह का ड्रिंक या क्रॉस सेलिंग में आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। अभी तो हमने बात करी अपसेलिंग की। अपसेलिंग होती है जब सेम प्रोडक्ट के साथ जाने वाली चीज उससे छोटे टिकट साइज की आप उसको रेकमेंड करके क्लब कर सकते हो, जैसे बर्गर्स के साथ फ्राइज, जैसे पराठे के साथ दही। इस तरीके से अपसेलिंग होती है। क्रॉस सेलिंग हो गई कि आपने पराठे के साथ दही तो बेचा ही, साथ में लस्सी बेची। बर्गर्स के साथ आपने साथ में उनको चिकन नगेट्स बेच दिया, आपने साथ में पोटैटो वेजेस बेच। तो अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग करके आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू बूस्ट कर सकते हो, साथ साथ आप कॉम्बोज बेच करके भी अपने एवरेज ऑर्डर बूस्ट कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू को ऊपर ले जा सकते हैं, जितना ले जाएंगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हुई, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर सेम है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया तो यानी मल्टीप्लिकेशन में आपका रेवेन्यू बढ़ गया। तो आपका मैन पावर फिक्स था, रेंटल फिक्स थी, लेकिन अब रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। तो अपने तीसरे मेट्रिक एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बिल्कुल मिस आउट ना करें, इसको भी कॉन्स्टेंटली ट्रैक करें, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें, स्टाफ की अच्छी ट्रेनिंग रखें, अच्छा इंसेंटिव दे स्टाफ को ताकि वो अपसेलिंग करे, क्रॉस सेलिंग करे। और आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स और मैट्रिक्स पसंद आए होंगे, आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे ही इंसाइटफुल टिप्स और ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।